हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फन। फ्रेंड्स, मैं करुणाकर आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ज्योग्राफी के एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हिंदी में इसे कहते हैं अक्षांश और देशांतर। दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने पॉलिटी के सभी टॉपिक्स को कवर किया था। कुछ टॉपिक अभी भी बाकी रह गए, उन पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे पॉलिटी के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। आइए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही कन्फ्यूसिव टॉपिक है। बार बार पढ़ते हैं लोग और भूलते रहते हैं। तो आइए इसके सभी कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करते हैं ताकि कभी आप इसे भूले ही ना। इसमें हम लोग दोनों रेखाओं की बात करेंगे। अक्षांश रेखा जिसे अंग्रेजी में लैटिट्यूड कहा जाता है, और देशांतर रेखाएं जिसे अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। साथ ही समय, दिन, लोकेशन एवं जलवायु के निर्धारण को भी हम लोग देखेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने ग्लोब को देखा होगा, उसमें ये जो रहता है ऊपर वाला भाग, ये नॉर्थ पोल रहता है और नीचे साउथ पोल रहता है। इस तरफ ईस्ट डायरेक्शन रहता है और इस तरफ वेस्ट डायरेक्शन रहता है। और इस पे आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से वर्टिकली और इस तरह से हॉरिजॉन्टली बहुत सारे लाइन खींचे गए होते हैं। इन्हें ही बोलते हैं हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो सबसे पहली बात तो इन दोनों रेखाओं के बारे में कि ये दोनों रेखाएं काल्पनिक होती है, यानी इमेजिनरी लाइंस होती है। धरती पे ऐसा कोई रेखा वास्तव में है नहीं, किसी ने माप करके कोई ऐसा रेखा खींचा नहीं, बल्कि ये अध्ययन की सुविधा के लिए, अर्थ के अध्ययन की सुविधा के लिए ऐसी काल्पनिक रेखाएं ग्लोब पे खींची जाती है। अब आइए अलग अलग करके देखते हैं अक्षांश रेखाएं क्या है और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। दोस्तों, यहाँ आप लोग इमेज में देख रहे होंगे, यहाँ पे ये रहता है ईस्ट डायरेक्शन और ये रहता है वेस्ट डायरेक्शन। तो जो रेखाएं ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन को मिलाती हुई खींची जाती है, यानी हॉरिजॉन्टली क्षैतिज में खींची जाती है, इन रेखाओं को कहते हैं अक्षांश रेखाएं। आप इस तरह की रेखाएं देख रहे होंगे, इस तरह की जितनी भी रेखाएं होती है इसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और इसी तरह से आप दूसरे फिगर में देख सकते हैं, ये नॉर्थ पोल रहता है और ये साउथ पोल रहता है। तो नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को मिलाते हुए जो लंबवत रेखा खींची जाती है, यानी वर्टिकल लाइन खींची जाती है, इन्हें बोलते हैं देशांतर रेखाएं। दोस्तों, इन रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है इन्हें डिग्री में मापा जाता है। वो कैसे, ये मैं दिखाता हूँ। यहाँ फिगर में देखिए कि पृथ्वी के बीचों बीच जो होता है, एक्सिस को मिलाते हुए एक रेखा खींची जाती है जिसे इक्वेटर अंग्रेजी में कहा जाता है, हिंदी में विषुवत रेखा, जो कि पृथ्वी के बीचों बीच खींची जाती है। और इसी के ऊपर एक एक डिग्री पे लाइन खींचा जाता है जिसे उत्तरी अक्षांश, और नीचे खींची जाती है एक एक डिग्री पे जिसे हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ ऐसी रेखाएं एक एक डिग्री पे खींची जाती है। और इसी तरह देशांतर में भी होता है कि पृथ्वी के बीचों बीच एक 0 डिग्री यानी उत्तर देशांतर खींची जाती है, और फिर इसके लेफ्ट में और राइट में, यानी पूरब और पश्चिम दोनों तरफ एक एक डिग्री पे इस तरह की रेखाएं खींची जाती है। उन्हें बोला जाता है पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। दोस्तों, अब आपको आश्चर्य होना चाहिए कि ये डिग्री कैसे होता है, तो आइए इसे भी समझते हैं। दोस्तों, इस फिगर में देखिए, ये हो गया अर्थ का सेंटर, और ये लाइन अगर मिला दे ये हो गया अर्थ का एक्सिस। तो अब इस एक्सिस से जितने भी एंगल बनाएंगे और उस एंगल को मिलाते हुए धरती पर रेखा खींचेंगे, वही हो जाएंगे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। ये देखिए कैसे। तो पहले तो अगर इस एक्सिस के ऊपर ही सेम लाइन बना दे तो ये 0 डिग्री का एंगल बनेगा, और 0 डिग्री को मिलाते हुए जो रेखा खींच दी जाएगी धरती पे, वो हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश, यानी विषुवत रेखा, जिसको कि इक्वेटर बोलते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच ये होगा। और इसी तरह से आप ऊपर की तरफ और रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे पहला मान के चलिए 15 डिग्री पे हो गया, ये 30 डिग्री पे हो गया, एक एक डिग्री पे करके आप रेखाएं खींच सकते हैं। इसे ही बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। और इसी तरह से नीचे की ओर भी आप रेखाएं खींच सकते हैं, उसे बोलेंगे हम दक्षिणी अक्षांश। और अगर इसी एंगल ड्राइंग का डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए तो वो हो जाएगा देशांतर रेखा। जैसे अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो अब आ जाइए प्लेन में। प्लेन में अगर आएंगे तो ऐसे ऐसे रेखाएं बनेंगी। ये जो रेखाएं बनेंगी, ये आप देख रहे हैं, ये सब देशांतर रेखाएं बन जाएगी, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर होंगी। और इसी पे अगर 0 डिग्री पे आप बना देंगे तो 0 डिग्री पे जो रेखा बन जाएगी देशांतर रेखा, वो हो जाएगा याम्योत्तर 0 डिग्री। दोस्तों, देशांतर रेखा को याम्योत्तर भी बोला जाता है, 0 डिग्री याम्योत्तर, या फिर पूर्वी याम्योत्तर, या फिर पश्चिमी याम्योत्तर। इसे अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। अब आइए डिग्री के कॉन्सेप्ट को और क्लियरली देखते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं, अगर यहाँ पे अर्थ का सेंटर है तो अर्थ का ये एक्सिस हो गया, और इस एक्सिस से अगर एक्सिस पे दोबारा लाइन खींच दिया गया तो वो 0 डिग्री कौन बनाएगा, जो कि 0 डिग्री यानी इक्वेटर हो जाएगा। इसी तरह से जब 30 डिग्री पे एंगल बनेगा तो ये हो जाएगा 30 डिग्री अक्षांश। इसी तरह से 60 डिग्री पे बनेगा 60 डिग्री अक्षांश। इसी तरह से ऊपर 90 डिग्री तक एंगल बनेगा। अब देशांतर में भी देख लीजिए, ये हो गया सेंटर, यहाँ हो गया 0 डिग्री। अगर इस पर फिर से लाइन खींच देंगे तो ये हो जाएगा मेरिडियन, यानी याम्योत्तर, 0 डिग्री याम्योत्तर। इसी तरह से आप 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 120 डिग्री का पूरे धरती पे कोण बना सकते हैं। और उसी एंगल्स को मिलाते हुए जो लाइन खींच दी जाएगी वो हो जाएगी देशांतर। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिग्री कैसे होता है। तो आइए अब अक्षांश और देशांतर के बारे में और सारी बातें जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन खींची जाती है जिसे कि 0 डिग्री अक्षांश या फिर इक्वेटर बोलते हैं, यानी विषुवत रेखा हिंदी में।
तो इस तरह से ये मिड लाइन हो गया और इसके ऊपर एक एक डिग्री करके टोटल 90 रेखाएं खींची जाती है। और इसी तरह से नीचे यानी साउथ पोल के तरफ भी टोटल 90 रेखाएं खींची जाती है। यानी इस तरह से टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएगी 90 + 90 यानी 180। ऐसे इसमें इक्वेटर का गिनती नहीं रहता क्योंकि एक एक डिग्री करके 90 तक तो ऊपर में और नीचे में 90 रेखाएं होती है और एक होता है इक्वेटर, लेकिन इसमें इक्वेटर का काउंटिंग नहीं होता है। अगर इक्वेटर को भी काउंट करके दिया जाए तो टोटल अक्षांशों की संख्या 181 हो जाएगी। आपको ऑप्शन में कभी कभी 180 भी रहता है, कभी कभी 181 भी रहता है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही रहता है। तो जो रहेगा आप उसे सेलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि 180 नहीं है तो आप आंसर नहीं करेंगे। यह दोस्तों एक चीज़ और आप ध्यान दें कि जैसे जैसे ऊपर या नीचे आप जाते हैं अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है हर एक डिग्री अक्षांश के बीच, लेकिन इसकी लंबाई घटती जाती है। और क्या होता है कि एक कंडीशन ऐसा आता है जब ध्रुव पे आप 90 डिग्री अक्षांश खींचते हैं तो वो अक्षांश रेखा नहीं बल्कि वो एक पॉइंट हो जाता है। तो ये चीज़ आप इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अब यहाँ से एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अक्षांश जब बराबर बराबर दूरी पे खींची जाती है यानी एक एक डिग्री पे खींची जाती है तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। ये भी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब इसी तरह से आइए हम देशांतर को देखते हैं। देशांतर में भी एक देशांतर होता है 0 डिग्री और इसके एक जस्ट अपोजिट में होता है 180 डिग्री देशांतर। तो जो 0 डिग्री देशांतर होता है इसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री याम्योत्तर। और इसी तरह से एक एक डिग्री पर इसके लेफ्ट में भी और राइट में भी रेखाएं खींची जाती है। और मैंने पहले ही बताया कि ये दोनों रेखाएं जो होती है ध्रुव पे जाके मिलती है। जहाँ अक्षांश में रेखाएं ध्रुव पे मिलती नहीं थी, पैरेलल होती थी, वहीं इस देशांतर में रेखाएं एक पॉइंट पे जाके मिल जाती है, नॉर्थ ध्रुव पे भी और साउथ ध्रुव पे। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ जो विषुवत रेखा पे दो देशांतरों के बीच की दूरी होगी वो मैक्सिमम होगी। और लास्ट एक समय ऐसा भी आएगा जहाँ पे जाके ये इकट्ठा हो जाती है तो यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव देशांतरों के बीच की दूरी 0 भी हो जाएगी। तो देशांतर से कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि दो देशांतरों के बीच में अधिकतम दूरी कब होती है, कहाँ पे होती है? तो आपको बताना पड़ेगा विषुवत रेखा पे। और विषुवत रेखा पे दो लगातार देशांतर रेखाओं की दूरी कितनी होती है? तो 111.3 किलोमीटर। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब बात आती है कि जैसे अक्षांश रेखाएं एक एक डिग्री पे खींची गई थी उसी तरह से देशांतर रेखाएं भी एक एक डिग्री पे खींची जाती है, जिससे इस तरह की टोटल 179 रेखाएं ईस्ट की तरफ और 179 रेखाएं वेस्ट की तरफ खींची जाती है। और एक होता है ये 0 डिग्री याम्योत्तर, एक जस्ट इसके अपोजिट 180 डिग्री याम्योत्तर। यानी कुल देशांतर हो जाएंगे 179 + 179 और ये वाला दोनों, यानी कितना हो जाएगा 360। यानी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है तो 360। दोस्तों यहाँ देशांतर से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जिस तरह से दो कंसेक्यूटिव अक्षांशों के बीच की दूरी को अक्षांशीय दूरी कही जाती है, उसी तरह से दो कंसेक्यूटिव देशांतर के बीच की दूरी को गोड़े कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। अब आइए दोस्तों हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाओं को देखते हैं और ये खींचा क्यों जाता है इसे भी समझते हैं, क्योंकि इतना फुर्सत किसी को नहीं है कि फालतू में ऐसी रेखाएं खींच करके अपना टाइम वेस्ट करें। तो कुछ ना कुछ यूज होगा तभी खींचा गया। आप देखिए क्या क्या यूज है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो है 0 डिग्री अक्षांश जिसे कि विषुवत रेखा यानी इक्वेटर कहा जाता है, तो इसके 23.5 डिग्री ऊपर में 23.5 डिग्री ऊपर में एक रेखा खींची जाती है जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। अंग्रेजी में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। और इसी तरह साउथ में यानी साउथ पोल की तरफ 23.5 डिग्री पे एक रेखा खींची जाती है, उसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। और इसी तरह से 66.5 डिग्री नॉर्थ में एक रेखा खींची जाती है जिसे कहा जाता है उत्तरी ध्रुव वृत्त। और इसी तरह से साउथ में भी एक रेखा खींची जाती है जिसे दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहा जाता है। और उसके ऊपर जो होता है 90 डिग्री पे ये ध्रुव होता है। ये जो 5 अक्षांश रेखाएं होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी ये कर्क रेखा जो ये तो हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे भारत से होकर के भी गुजरती है। भारत के लगभग मिडिल से टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य है उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया, वहाँ पे ट्रिक भी बताया, वहाँ से आप देख सकते हैं। आप यहाँ से आई बटन प्रेस करके भी उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। ये 5 रेखाएं इंपॉर्टेंट क्यों होती है? तो इन 5 रेखाओं की मदद से किसी जगह का जलवायु निर्धारित किया जाता है। वो कैसे? तो ये देख लीजिए, ये विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण का जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। और वहीं 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तर का जो एरिया होता है इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यानी यहाँ पे गर्मी भी रहती है और ठंडा भी रहता है, यानी मौसम यहाँ पे सबसे अच्छा होता है। इसी तरह से भी साउथ में भी 23.5 डिग्री साउथ से लेकर के 66.5 डिग्री साउथ का जो एरिया है ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यहाँ पे भी गर्मी और जाड़ा बराबर मात्रा में पड़ती है। और लास्ट जो ध्रुव होता है यहाँ पे ठंडी अधिक पड़ती है क्योंकि ये विषुवत रेखा से बहुत दूर होता है। तो एक यूज तो आपने अक्षांश का यहीं से देख लिया। अब आइए अक्षांश का दूसरे यूज को देखते हैं। यहाँ पे अक्षांश और देशांतर को साथ साथ में हम लोग देखेंगे।
किसी जगह के लोकेशन को दिखाने के लिए भी अक्षांश और देशांतर का यूज होता है। जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे कोई देश है, ठीक है, इस देश का अगर अक्षांशीय विस्तार दिखाना पड़ता है या फिर देशांतरीय विस्तार, तो उसके लिए अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का यूज किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा भी एरोड्रम तकनीक में भी, जो विमानन तकनीकी होती है, उसमें भी अक्षांश और देशांतर रेखा का बहुत यूज होता है। जैसे जब फ्लाइट में आप उड़ रहे होते हैं या फिर जब पायलट फ्लाइट को रन करा रहा होता है, उसको धरती का कुछ भी दिखता नहीं रहता है, तो उससे जो कोऑर्डिनेट बता दिया जाता है कि इतना डिग्री देशांतर और इतना डिग्री अक्षांश पे आपको लैंड करना है, ये एयरपोर्ट है, तो उसी के माध्यम से फ्लाइट आसानी से वहाँ पे लैंड कर पाती है। इसके अलावा मिसाइल प्रौद्योगिकी में भी इसका उपयोग होता है कि मान के चलिए इस कंट्री में ये जो पॉइंट है, यहाँ पे किसी मिसाइल का कंट्रोल रूम है और अगर इसको इस देश से लड़ाई हो रही है, तो इस देश का इस पॉइंट का अगर अक्षांश और देशांतरीय विस्तार से मालूम रहे तो ये मिसाइल को गाइड कर सकता है और मिसाइल जाकर के डायरेक्ट यहाँ पे अटैक कर सकती है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रयोग होते हैं। अब आइए हम लोग देशांतर के भी यूज को देखते हैं। तो दोस्तों, देशांतर का जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज होता है वो होता है, पहला तो टाइम निर्धारण में, समय निर्धारण में, और दूसरा डेट निर्धारण में, यानी तिथि निर्धारण में। वो कैसे, ये देखिए। आप जानते हैं कि धरती अपने अक्ष पे पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो इससे क्या होगा, अब देखिए, जैसे आँख आपका जो है वो मान के चलिए सूर्य है, तो अगर अभी आपका आँख इस लाइन को देख रहा होगा, आप इस पे कंसंट्रेट कीजिए, आपका परपेंडिकुलर आँख जो है वो इस लाइन पे देख रहा है। अब क्या होगा कि धरती अपने अक्ष पे घूमेगी, तो अभी तो ये लाइन आपके आँख के सामने है, यानी सन के सामने है। अब क्या होगा कि 1 डिग्री देशांतर जो होगी वो सन के सामने आ जाएगी। तो यही इस लाइन से इस लाइन पे सन को, यानी सूरज को परपेंडिकुलर करने के लिए समय कितना लगता है धरती को, वही होता है देशांतरीय दूरी। तो इस लाइन से जब धरती इस लाइन को परपेंडिकुलर कराती है सन के सामने, सूर्य के सामने, तो इसे 4 मिनट का समय लगता है। और यही जो समय है ये 2 देशांतरों के बीच की दूरी कही जाती है। यानी डिग्री में जो 1 डिग्री देशांतर है उसमें समय में कितना अंतर है, तो 4 मिनट का। तो ये भी आप याद रखें, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 2 लगातार देशांतरों के बीच की दूरी कितने मिनट होती है। अब आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि दुनिया भर में समय का निर्धारण कैसे होता है। ये जो है 0 डिग्री यामेत्तर, जो कि ग्रीनविच से होकर के, ब्रिटेन की ग्रीनविच से होकर के गुजरती है, इसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा 0 डिग्री यामेत्तर घोषित कर दिया गया और बताया गया कि इसी से रिलेटिव सापेक्ष में आप सभी देश अपना अपना टाइम निर्धारित करें। तो इस लाइन पर जब सूर्य लंबवत होता है उसे मान लिया जाता है कि दोपहर के 12 बज गए हैं, और इसी हिसाब से 0 डिग्री यामेत्तर के ईस्ट में और वेस्ट में जो देश हैं वो अपने अपने समय को ठीक कर लेते हैं। अब ये कैसे करते हैं ये भी आप देख लीजिए। यहाँ देखिए, जब इस लाइन पे सन जो है लंबवत है, उस समय इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब पार्ट जो है सन के सामने से गुजर चुका है, क्योंकि धरती जो है पश्चिम से पूरब की ओर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, और ये सब एरिया जो है ये अभी सूर्य के सामने आने वाला है। और मैंने अभी बताया कि 1 डिग्री देशांतर का मतलब होता है 4 मिनट, यानी अगर इससे पूरब की ओर जो 1 डिग्री देशांतर है, वो जो देशांतर है वो अभी से 4 मिनट पहले सूर्य के सामने से गुजर चुका होगा। यानी यहाँ पे अभी 12 बजा है, तो ये जो एरिया गुजर चुका है वहाँ पे अभी से 4 मिनट पहले 12 बजा होगा। इसी हिसाब से देख लीजिए, अगर आप 30 डिग्री देशांतर की बात करें तो 30 डिग्री देशांतर का मतलब हो गया टोटल 30 गुने 4 यानी 120 मिनट। यानी अभी जो यहाँ पे दोपहर हुआ, ये दोपहर यहाँ पे 2 घंटा पहले हो चुका होगा। तो इस लाइन पे जो देश पढ़ते होंगे वो अपने टाइम को 2 घंटा आगे कर लेंगे। इसी तरह अगर वेस्ट में देखें तो वेस्ट की तरफ अगर 30 डिग्री को देखें तो 30 डिग्री पे 120 मिनट का अंतर हुआ, और 120 मिनट का अंतर का मतलब हुआ कि यहाँ के देश जो होंगे वो अपने टाइम को 2 घंटा पीछे कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर 12 बजा है तो यहाँ पे अभी 12 2 घंटा बाद बजेगा। तो दोस्तों, इस तरह से सभी देशों का अपना लोकल टाइम होता है। लेकिन इसके अलावा भी क्या होता है कि वर्ल्ड में तो अलग अलग टाइमिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं। कहीं पे 12 बजे का दिन है तो कहीं पे 12 बजे का रात भी चलेगा, कहीं पे 1 बज रहा है, कहीं पे 2 बज रहा है। लेकिन जब एक ही देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइमिंग हो जाएगा तो सोच लीजिए प्रशासन में कितना दिक्कत होगा। तो इसी के लिए बहुत सारे देश अपने अपने स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करते हैं। तो अब आइए हम लोग भारत के सापेक्ष में देखते हैं कि भारत का स्टैंडर्ड टाइम कैसे निर्धारित होता है। आप जानते होंगे कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, 68.75 डिग्री ईस्ट से लेकर के 97.25 ईस्ट तक। और मैंने बताया कि 1-1 डिग्री पे 4-4 मिनट का अंतर होता है। तो यहाँ टोटल कितने डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29 पॉइंट समथिंग। इसके हम 30 डिग्री ले लेते हैं, 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा तो टोटल मिनट में कितना का डिफरेंस हो जाएगा, तो 30 × 4 यानी टोटल 120 मिनट्स का डिफरेंस हो जाएगा। यानी आवर में अगर इसे ले ले तो 2 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। यानी यहाँ से और यहाँ तक के समय में डिफरेंस हो जाएगा 2 घंटे का। अब इससे परेशानी क्या क्या होगी, तो इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान के चलिए यहाँ अरुणाचल प्रदेश में कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, तो यहाँ अभी सुबह हो गई, 6 बजे सुबह हो गई। तो यहाँ के लोग 6 बजे सुबह हुई तो 8 बजे ऑफिस पहुँच गए।
यानी लोकल टाइम के हिसाब से अपने सुबह हो गई तो 6 बजे 8 बजे ऑफिस पहुंच गया। और यहाँ पे अगर गुजरात में आप देखें तो यहाँ का जो 6 बज रहा है, यहाँ तो 6 बजे सुबह हो गई, लेकिन यहाँ आप 2 घंटा का अंतर है, तो यहाँ तो सुबह होने में 8 बजे सुबह हो गई। लेकिन ये लोग जो है 6 बजे सुबह हो गई तो 8 बजे ऑफिस पहुँच गए और 8 बजे यहाँ से यहाँ कॉल कर दिए। अब क्या होगा कि जो गुजरात के लोग हैं ये तो 8 बजे उठेंगे, तो ये तो अपने नेक्स्ट 2 घंटे यानी 10 बजे तक ऑफिस पहुँच पाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ का आदमी अगर कोई कम्युनिकेशन यहाँ स्थापित करना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसी सब परेशानी को दूर करने के लिए जो भारत सरकार है वो क्या की है, तो एक स्टैंडर्ड टाइम जोन निर्धारित कर दी है। और जो हमारे भारत का स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो खींचा गया है 82.5 डिग्री पर। इससे रिलेटेड एक चीज़ और है कि टाइमलाइन जो है वो अभी मिर्ज़ापुर होकर के गुजरती है। पहले क्या था, जब अंग्रेज़ का राज्य था तो वो तमिलनाडु के आसपास इस सामने एक स्टैंडर्ड टाइम जोन निर्धारित कर दिए थे। उसकी वजह से वो जो लाइन थी वो इलाहाबाद होकर के गुजरती थी। लेकिन अभी का जो टाइम स्टैंडर्ड टाइम लाइन है इलाहाबाद होकर के नहीं गुजरती है, बल्कि वो गुजरती है मिर्ज़ापुर होकर के। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, अभी कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमारे देश में तो बहुत छोटा सा अंतर है, 2 घंटा का अंतर होता है। तो जो मिड लाइन है उससे ईस्ट में 1 घंटा और वेस्ट में 1 घंटा का अंतर होता है, तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी देश है जहाँ में कि समय में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जैसे आप ग्लोब पे देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए कि अगर रसिया है तो रसिया का लगभग इस तरह से कुछ देशांतरीय विस्तार होता है। यानी इसका इतना लंबा देशांतरीय विस्तार है कि इसके टाइम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 11 घंटा तक, यानी लगभग दिन और रात के बराबर का अंतर हो जाता है। तो ये देश जो है अपने देश में 11 स्टैंडर्ड टाइम यानी एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम अपना डिसाइड करते हैं। अगर कनाडा को ले लीजिए तो कनाडा में भी 6 स्टैंडर्ड टाइम है, रसिया में 11 है। इसी तरह के अपने अपने साइज़ के हिसाब से देश अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करता है। बाई चांस हमारे भारत में एक ही स्टैंडर्ड टाइम। अब भारत को वर्ल्ड के सापेक्ष में एक चीज़ और देखिए कि भारत का जो टाइमिंग है, यहाँ पे मान के चलिए ग्रीनविच मेरिडियन यानी 0 डिग्री यामी उत्तर है, और हमारा जो है 82.5 डिग्री यामी उत्तर ये रहा। तो 0 डिग्री से लेकर के 82.5 डिग्री में डिग्री का अंतर तो हो गया 82.5 डिग्री का, और टाइमिंग में कितना का अंतर हो जाएगा, तो इससे 4 से गुना कर दीजिए तो 82.5 गुने 4 हो जाएगा 330 मिनट। अगर इससे आवर में निकाले तो ये हो जाएगा 5 घंटा और 30 मिनट। यानी इससे क्या मतलब निकला कि जो ग्रीनविच मेरिडियन का टाइम है वहाँ से हमारा टाइम जो है वो 5.5 घंटा आगे रहेगा। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ग्रीनविच का जो मेरिडियन टाइम है वहाँ से हमारा मानक समय वो कितना आगे है। तो ग्रीनविच तो यहाँ है अपने वेस्ट में, तो वेस्ट से ईस्ट में आने के लिए हम अपने टाइम में 5 घंटा 30 मिनट जोड़ेंगे, यानी हमारा टाइम क्या हो जाएगा 5.5 घंटा आगे हो जाएगा ग्रीनविच मीन टाइम से। तो इसी तरह से जब कोई आदमी वर्ल्ड का यात्रा कर रहा होता है तो जितना डिग्री वो देशांतर को पार करता है अपने समय को उतना आगे या पीछे कर लेता है। अगर वो ईस्ट की तरफ जा रहा है तो अपने समय को आगे कर लेता है, अगर वो वेस्ट की तरफ जा रहा है तो अपने समय को पीछे कर लेता है। हर एक 15 डिग्री पे 1 घंटा का अंतर हो जाता है, क्योंकि 1 डिग्री पे 4 मिनट तो 15 डिग्री पे 60 मिनट यानी 1 घंटा का अंतर हो जाता है। इस हिसाब से अपने घड़ी को एडजस्ट कर लेता है। ऐसे दूसरे देशों में आप जाएंगे तो एयरपोर्ट पर वहाँ का लोकल टाइम का घड़ी लगा रहता है, उससे आप अपना टाइम को मैच कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि समय निर्धारण कैसे होता है अब आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं तिथि निर्धारण। तो तिथि निर्धारण भी इसी तरह से होता है। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए ग्लोब में ये जो है 0 डिग्री यामी उत्तर, इसी के अपोजिट में बताया कि सेम अपोजिट में 180 डिग्री यामी उत्तर है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, विजुअलिटी नहीं है, लेकिन इसके अपोजिट में सेम इसी जगह पे 180 डिग्री यामी उत्तर होता है। तो उसे बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और वहाँ से क्या होता है, जैसे आप नॉर्मली समय जोड़ करके देख लीजिए कि यहाँ से कोई आदमी चला इधर वेस्ट की तरफ, ठीक है, वेस्ट की तरफ चलते 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 ये 180 डिग्री यामी उत्तर पे आया। 180 डिग्री का मतलब कितना होगा मिनट में, 4 से गुना कर दीजिए 720 मिनट, यानी घंटा में कितना हो गया 60 से भाग दे दीजिए, यानी 12 घंटा का अंतर हो गया। यहाँ से यहाँ जाने में आदमी 12 घंटा का अंतर हो गया टाइम का, ठीक है। अब इसी तरह से कोई आदमी फिर यहाँ से आ करके यहाँ पे आ जाएगा, तो टोटल अंतर कितना हो जाएगा 24 घंटा का। तो इससे क्या होगा 24 घंटा का मतलब हो गया घड़ी तो वो रोटेट करके अपना फिर से 24 घंटा के बाद फिर से अपना समय शुरू कर लेगी, लेकिन एक दिन का अंतर हो जाएगा टोटली। 24 घंटा का मतलब एक दिन। इसी तरह से अगर देख लीजिए कोई आदमी यहाँ से 180 डिग्री यामी उत्तर से चलना शुरू करता है, अब पूरे 24 घंटा तक अगर चलते रह जाता है तो इसका क्या मतलब होगा, उसका घड़ी तो 24 घंटा टाइम दिखा लेगी, अब उसे लगेगा फिर से हमारा टाइम स्टार्ट हुआ। लेकिन जब ही इस 180 डिग्री को फिर से क्रॉस करेगा तो अब यह एक दिन आगे या फिर पीछे चला जाएगा। तो यानी अब क्या होगा कि जैसे ही कोई यात्री 180 डिग्री यामी उत्तर को पार करता है तो उसको अपने दिन में एक दिन घटाना या बढ़ाना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। जैसे वो पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है तो अपने दिन में एक दिन बढ़ा लेगा, और वहीं पे अगर पश्चिम से पूरब की ओर आ रहा है तो अपने दिन में एक दिन घटा लेगा।
तो दोस्तों अब मैं समझता हूँ कि दिन कैसे चेंज होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से। एक तो याद रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यामी उत्तर को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा बोलते हैं 0 डिग्री यामी उत्तर को, और तिथि रेखा बोलते हैं 180 डिग्री यामी उत्तर को। और एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जो 180 डिग्री यामी उत्तर है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, उसे सीधा नहीं बनाया गया बल्कि कुछ तिरछा घुमा करके बनाया गया। अब ऐसा क्यों बनाया गया, तो इसे भी समझते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो लाइन है यही है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, और इसे कर्व बनाया गया। कर्व क्यों बनाया गया, अब इसे हमें समझना है। तो इसके लिए पहले हम स्ट्रेट लाइन खींच करके देख लेते हैं एक टू। इसमें क्या होगा कि रसिया का कुछ पार्ट बट गया 2 भागों में। कुछ पार्ट रेखा के इस तरफ ईस्ट में पड़ गया, कुछ पार्ट रेखा के वेस्ट में पड़ गया। ऐसे में क्या होगा कि अगर एक तरफ रविवार होगी तो दूसरे तरफ सोमवार हो जाएगा। तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन में परेशानी हो सकती है। जैसे देख लीजिए कि रसिया के इस पार्ट में रविवार है, तो यहाँ का स्कूल अगर रविवार की छुट्टी हो रही है तो इस पार्ट में जो स्कूल होंगे वहाँ पे सोमवार हो जाएगा, और सोमवार की वजह से यहाँ छुट्टी नहीं होगी। तो ऐसे में क्या होगा कि एक ही देश के 2 पार्ट में असुविधा हो जाएगी, एक दिन रविवार एक दिन सोमवार, तो वहाँ पे प्रशासन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए रसिया को एक साइड में कवर करने के लिए इस लाइन को थोड़ा सा टर्न कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे देश है, यहाँ पे भी आप देखें छोटा छोटा जो टापू वगैरह रहता है, तो इस सब में क्या है कि इसी देश का अगर टापू यहाँ पे है तो इस देश का प्रशासन यहाँ तक है। अब ऐसे में क्या होगा कि ये लाइन के उस पार पड़ जाएगा तो दोनों में दिन का अंतर हो जाएगा। तो इसी सब परेशानी को दूर करने के लिए थोड़ा सा कर्व बना दिया गया है। तो दोस्तों अक्षांश और देशांतर में बस इतने ही कॉन्सेप्ट होते हैं। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप वहां से सारे ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कर लेंगे। आप देखेंगे वहां पे इतना ही कॉन्सेप्ट से आपका एक भी प्रश्न वहां नहीं छूटेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।